नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। पिछले वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में डिटेल्स में चर्चा किया था। उसी से संबंधित इस वीडियो में मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, जिसका आंसर आपको देना है। और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हालांकि आप लोग का कमेंट में आया था कि मैडम आप हमें क्वेश्चन के साथ आंसर भी बता दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चों, मैं डिस्क्राइब कर दूंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने वीडियो बनाए हैं, जो आपने पढ़ा है, उसमें आपके कन्फ्यूजन ना रहे। इसलिए अगर दो प्रश्न एक जैसा मिलता जुलता रहेगा, दो उत्तर एक जैसा मिलता जुलता रहेगा, तो आपको लगेगा कि ये वाला है या ये वाला है। आपके ब्रेन पर जोर नहीं पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आपके दिल का दरवाज़ा नहीं, दिमाग का दरवाज़ा खुले। ये दिमाग का दरवाज़ा खुले। कैसे खुलेगा? जब आप दिमाग पर जोर डालोगे। इसीलिए मैंने MCQ क्वेश्चन डाले हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैडम आप हमें एक्सप्लेन ही करिए, तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी। तो आज हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, नितांत आवश्यक है। और इससे प्रश्न आएंगे, चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन देने चले जाओ। आप BA भी देने जाओ, MA देने जाओ, MSc करने जाओ, या नेट सेट दो, या लेक्चरशिप का दो, किसी का भी परीक्षा दोगे, ये तो बेसिक चीज़ है जिसमें से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए अपना काम करते हैं। पहला प्रश्न है, रेशों का प्रथम और मौलिक वर्ग है। रेशों का प्रथम और मौलिक वर्ग है। प्रश्न ध्यान से सुनिए। रेशों का प्रथम और मौलिक वर्ग है। पहला है प्राकृतिक रेशा, दूसरा है कृत्रिम रेशा, तीसरा है प्राणिज रेशा, और चौथा है खनिज रेशा। कौन सा उसका होगा आंसर? आपको चुनना है। मैंने वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है इसको, सबसे पहले इसी को बताया, आप देखिएगा। फिर से प्रश्न सुनिए। रेशों का प्रथम और मौलिक वर्ग है। पहला प्राकृतिक रेशा, दूसरा कृत्रिम रेशा, तीसरा प्राणिज रेशा, चौथा खनिज रेशा। अब चलिए दूसरा प्रश्न। वस्त्रोत्पादन कला में एवं रेशों के निर्माण में एक नई क्रांति आई। वस्त्रोत्पादन कला में एवं रेशों के निर्माण में एक नई क्रांति आई। किस सदी में क्रांति आई है, इसके बारे में आपको जवाब देना है। पहला है 19वीं सदी, दूसरा है 20वीं सदी, तीसरा है 21वीं सदी, चौथा है 18वीं सदी। पढ़ा दी हम आपको, अभी मैं हिंट नहीं दूंगी। इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी इसका मैं जवाब दे दूंगी। ठीक है। तीसरा, रेशों के मुख्य वर्ग हैं 2, 4, 3 या 5। पहला ऑप्शन 2, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा 5। कौन से मुख्य 2 वर्ग हैं? मैंने शायद गलती से आपको आंसर भी बता दिया है ना। इसका आंसर तो आपको मालूम पड़ गया। रेशों के मुख्य वर्ग 2 हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। चलो ये सबके लिए कॉमन हो गया। अब चौथा प्रश्न देखिए। वानस्पतिक रेशों की मौलिक संरचना होती है। मैं क्या पूछ रही हूं? वानस्पतिक रेशों की मौलिक संरचना होती है। क्या होती है? इसको मैं बता देती हूं। सेलुलोज होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहता है। कार्बन के 6 अणु, ये आपके आएंगे एग्जामिनेशन में, कई बार आते हैं। C6H10 है ना, O5 होलेन, यह है आपका सेलुलोज की संरचना। और जितने भी वानस्पतिक रेशे हैं सब सेलुलोज के बने हुए हैं, चाहे कपास हो, लिनन हो, जूट हो, हेम्प हो। जो ऐसा क्रिटिकल है उसको मैं यहीं पर आपको डील कर दे रही हूं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। वनस्पति जगत से प्राप्त रेशों में
वनस्पति जगत से प्राप्त रेशों में से सर्वश्रेष्ठ रेशा है। सर्वश्रेष्ठ रेशा है पहला लिनन, दूसरा जूट, तीसरा हेम्प, चौथा कपास। कौन सा आंसर सही होगा ये आपको जवाब देना है। समझ गए बात को? अब देखिए प्रश्न छठा, बीज के बाल कहते हैं, बीज के बाल कहते हैं कापोक को, कपास को, लिनन को या जूट को? फिर से प्रश्न सुनो, बीज के बाल कहते हैं कापोक को, कपास को, लिनन को या जूट को? प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल्स बताई है, कंफ्यूज मत होना, फिर इसका मैं कमेंट में बता दूंगी। अच्छा अब ये देखो प्रश्न आपका सातवां, वो ये है कापोक के रेशों से वस्त्र बनते हैं। कापोक के रेशों से वस्त्र बनते हैं, हाँ या नहीं? बनता है वस्त्र, हाँ या नहीं? आंसर क्या होगा? नहीं। मैं आपको बता रही हूं क्योंकि इसके रेशे देखने में सुंदर होते हैं, लेकिन इसके रेशों में ऐंठन की गुण नहीं होता है। ऐंठन के गुणों का सख्त अभाव होता है। अभी मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय कि रेशा होगा तो रेशा कई सारे रेशे मिलकर के ऐंठे जाएंगे, है ना, तब धागा बनेगा, है ना। ऐंठते हैं, ऐंठन देते हैं, तब धागा बनता है। और फिर जब धागा बन जाता है तो धागा मजबूत हो जाता है और फिर इससे फिर आपके वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इनमें ऐंठन का गुण ही नहीं है, तो वस्त्र बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, इसका आंसर मैंने दे दिया। सातवां प्रश्न का आंसर मैंने दे दिया, नहीं होगा क्योंकि इनमें ऐंठन के गुणों का अभाव होता है। अब आठवां देखो, उच्च कोटि के लिनन के रेशे प्राप्त होते हैं सफेद फूल वाले फ्लैक्स से या नीले फूल वाले फ्लैक्स से? लिनन का पौधा फ्लैक्स का जो पौधा होता है इससे लिनन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। उसमें फूल उगते हैं, एक फूल होता है सफेद, दूसरा होता है नीला। तो सर्वश्रेष्ठ जो अच्छी किस्म का लिनन होगा वो किस प्रकार के फूल से प्राप्त होगा? जवाब आपको देना है, नीला या सफेद। अब नौवां देखो, जूट के उत्पादन के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? जूट के उत्पादन के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? ये आंसर आपको ढूंढना है। आप आंसर ढूंढ दोगे तो मैं कई तरह के इसमें क्वेश्चन दे रही हूं, कुछ मल्टीपल चॉइस है, कुछ आपको आंसर देने हैं और कुछ को मैं जो आपको लगता है कि क्रिटिकल है उसको मैं बता दे रही हूं। अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 10वां, हेम्प के रेशा से वस्त्र क्यों नहीं बनता है? हेम्प के रेशा से वस्त्र क्यों नहीं बनता है? बताए थे ना, वनस्पति रेशा में हेम्प, जूट, सन। अब इसमें पूछ रहे हैं कि हेम्प का रेशा से वस्त्र क्यों नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसका रेशा कैसा होता है? रुक्ष, कड़ा और खुरदरा होता है। तो ऐसे जो रुक्ष हो गए, खुरदरा होगा, कड़ा होगा, वो पहनने में अच्छे नहीं लगेंगे, त्वचा को चुभेंगे, स्किन को चुभेंगे, तो उससे अच्छे वस्त्र नहीं बनेंगे। अगर वस्त्र बना भी देंगे तो मार्केट में बिकेंगे नहीं, लोग खरीदेगा नहीं, इसलिए हेम्प के रेशों से वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो प्रश्न 11वां, चीन में चाइना ग्रास किसे कहते हैं? चीन में चाइना ग्रास किसे कहते हैं? पहला रेमी को, दूसरा सन को, तीसरा हेम्प को, चौथा जूट को। ऑप्शन 4 है। चीन में चाइना ग्रास किसे कहते हैं? पहला रेमी को, दूसरा सन को, तीसरा हेम्प को, चौथा जूट को। कौन सा आंसर सही होगा आपको देना है। अब देखो क्वेश्चन 12वां, मछली का जाल बनाने में किस रेशा का उपयोग किया जाता है? मछली का जाल जिसमें मछली को फंसाते हैं, नाविक ले जाता है मछली को फंसाता है, तो उसको फंसाने में जो बनता है जाल किस रेशे का बनता है? इन्हीं ऑप्शन में से देना है जवाब। पहला है सन, दूसरा है कपास, तीसरा है ऊन, चौथा है रेशम।
अब इसमें दो जो ऑप्शन देख रहे हैं है ना, सन और कपास, ये कंफ्यूजिंग है। सन का बनेगा या कपास का बनेगा, तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप देखिएगा आंसर कौन सा सही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13वां, अनानास की पत्तियों से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? अनानास की पत्तियों से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? आंसर क्या होगा? पीना, बताए थे आपको। इसके रेशों से कोमल, मजबूत और टिकाऊ वस्त्रों का निर्माण होता है। पीना जिसको बोलते हैं हम। और 14वां प्रश्न, क्या सीसल के रेशों से वस्त्र बनाए जाते हैं? हाँ या नहीं? सीसल के रेशों से वस्त्र बनाए जाते हैं, हाँ या नहीं? आंसर क्या होगा? नहीं। मैं बता देती हूं आपको, क्योंकि इनके रेशे रुक्ष होते हैं, कड़े होते हैं, मोटे होते हैं, इसलिए इनसे वस्त्र नहीं बनते हैं। वस्त्रोत्पादक रेशों के कुछ क्वालिटी होना चाहिए, जैसे सॉफ्ट होना चाहिए रेशा, रेशे में ऐठन की देने की क्षमता होनी चाहिए, स्ट्रेंथ उसमें होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए जो त्वचा को सुहाए। अब मोटा वस्त्र कौन पहनेगा जो त्वचा को चुभता रहेगा? वैसा वस्त्र कोई नहीं पहनता, इसलिए इसके रेशों से वस्त्र तैयार नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो फायर फाइटिंग सूट किससे बनता है? फायर फाइटिंग सूट किससे बनता है? एस्बेस्टस से, चांदी से, सोना से या कापोक से? फायर फाइटिंग सूट पूछ रही हूं, मैंने बताया हुआ है, डिटेल से बताया है आपको वीडियो में। फायर फाइटिंग सूट किससे बनता है? एस्बेस्टस, चांदी, सोना या कापोक? जवाब आपको देना है। 16वां प्रश्न है आपको, बहुलक रेशा किसको कहते हैं? आपके एग्जामिनेशन में अक्सर आता है, आप पूछते हो मुझसे। बहुलक जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पॉलीमर, पॉलीमर रेशा किसको कहा जाता है? कौन है पॉलीमर रेशा? नायलॉन, रेयॉन, ऊन या एस्बेस्टस? 4 हैं इसके ऑप्शन, डिटेल्स मैंने बताया हुआ है। नायलॉन, रेयॉन, ऊन या एस्बेस्टस ढूंढना आपको है। अब 17वां क्वेश्चन देखो, कांच से तैयार किया जाता है, ग्लास से तैयार किया जाता है कौन सा रेशा? ऑप्शन है आपके पास, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस, डाइनेल या सारन? फाइबर ग्लास किससे बनता है? चलो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप परेशान नहीं होना। इसमें क्या करते हैं, कांच को पिघला करके स्पिनरेट के छिद्रों से निकालते हैं और फिर इसके रेशे से वस्त्र को तैयार करते हैं, और इससे अग्नि अवरोधक परिधान भी तैयार किए जाते हैं। पर्दा, मेजपोश, डाकिया का थैला, ये सब फाइबर ग्लास के रेशों से बनता है। खास करके जैसे आपके बाथरूम है ना, बाथरूम के जो पर्दे बनते हैं, इससे क्या पानी छिटक करके बाहर चला जाता है, अंदर तक नहीं आता। मेजपोश जो निरंतर यूज में होता है, उसको भी फाइबर ग्लास का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18वां, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, जो भी परीक्षा देने जा रहा है टीजीटी पीजीटी उन सबको पता है। सरल क्वेश्चन, इजीएस्ट, मिंक कोट किससे बनता है? मिंक कोट किससे बनता है? ऑप्शन, विक्यूना के बालों से, कश्मीरी बकरी से, अल्पाका से या अंगोरा से? 18वां क्वेश्चन हो गया। अब 19वां देखो, डिटेल्स मैंने बताया हुआ है। टेरिकोट, टेरी वूल है, परिवर्तित रेशा, खनिज रेशा या मिश्रित रेशा? मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि मुख्य 2 प्रकार के रेशों को वर्गीकृत किया गया है, एक कृत्रिम और दूसरा वानस्पतिक, और तीसरा था विशिष्ट। उससे संबंधित प्रश्न है ना, कि टेरिकॉट और टेरी वूल किस प्रकार के रेशे में आएगा? वर्गीकरण करोगे तो परिवर्तित रेशा आएगा, खनिज रेशा आएगा या मिश्रित रेशा आएगा? इसका आंसर आपको देना है। और लास्ट में 20वां प्रश्न, मर्सराइज्ड कॉटन किस प्रकार का रेशा है? इसका वर्गीकरण करोगे मर्सराइज्ड कॉटन का तो कौन सा है? आंसर आपको देना है, परिवर्तित रेशा है, खनिज रेशा है या मिश्रित रेशा है? तो ये रहा आपको वनस्पति जगत से जो हमारे प्राप्त होते हैं रेशों का वर्गीकरण होता है, इससे संबंधित मैंने आपको एमसीक्यू करा दिया है, जहाँ कन्फ्यूजिंग था उसको भी बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है
तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।